नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी मंथन। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर तरह तरह से एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जो परिस्थितियां स्थितियां रोज बदल रही हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं चुनावी मंथन में जो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो आती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। लोकसभा 24 का जो चुनाव है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर जिस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार प्रधानमंत्री ने मेरठ में बिगुल फूंका और जो 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने हुंकार भरी बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मंथन में आज यही कि जो पहला चरण है उसमें क्या। चुनाव की तारीखों का एक तरीके से ऐलान हो चुका है, बैसाख बीत चुकी है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होने। पहला चरण जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो पहला चरण है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां 8 सीटें महत्वपूर्ण हैं। खास बात यह है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है और इसका पहला चरण बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। सपा और जो कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया वाला गठबंधन है, और बीजेपी का जो इंडिया वाला गठबंधन, एनडीए वाला गठबंधन है, मतदान के लिए इनमें जो टक्कर है वो जबरदस्त देखी जाएगी। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिसात विपक्ष की तरफ से बिछाई जा चुकी है, बीच में 1-2 उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। और आखिर यूपी में पहले चरण के चुनावों में चुनौती क्या है, बीजेपी के सामने क्या चुनौती रहेगी, अन्य दलों के सामने क्या चुनौती रहेगी, ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे। खास बात तो ये है कि लोकसभा की सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा और इसका पहला चरण बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। आखिर यूपी में पहले चरण का चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती क्यों है, आपको बताते हैं। बीजेपी के लिए पहला चरण चुनौती क्यों? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी में 19 अप्रैल को राज्य में 8 सीटों पर मतदान होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 8 सीट पर मतदान, 7 मई को तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान, 13 मई को चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान, 20 मई को 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान और 25 मई को छठे चरण में 14 सीट और 7वें चरण में यानी 1 जून को 13 सीटों पर चुनाव होना है। यूपी में पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर ज्यादातर सीटों पर विपक्ष का वर्चस्व देखा जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में 8 सीटों में से 3 पर बीएसपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। यानी 8 सीटों में से बीजेपी के पास अभी 3 सीटें हैं और ये सीटें हैं कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत। खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ सीटों पर बीजेपी को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2019 आम चुनाव के नतीजे। नगीना सीट पर बीएसपी ने बीजेपी को 1,66,832 वोटों के अंतर से मात दी। रामपुर से सपा नेता आजम खान ने 1,09,997 वोटों के अंतर से बीजेपी नेता और अभिनेत्री जया प्रदा को हराया था। मुरादाबाद से एसटी हसन ने करीब 98,000 वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को मात दी थी। वहीं अगर बात करें बिजनौर की तो 69,000 वोट के अंतर से, तो वही सहारनपुर सीट से बीजेपी को 22,417 वोटों से बीजेपी को हार का
सामना करना पड़ा था। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी बहुत ही मामूली वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर पाई थी। वो अंतर था 6000 वोटों का। तो वहीं इन सीटों में चुनाव के दौरान नंबर 2 पर राष्ट्रीय लोकदल रहा था। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। वहीं पीलीभीत सीट की अगर बात करें तो 2019 चुनाव में बीजेपी ने तकरीबन 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज कराई थी, क्योंकि यहां पर मेनका गांधी और वरुण गांधी की पकड़ अच्छी थी। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे। रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत जीत मिली। अब बात करते हैं 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों की। तो तब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में आई। मोदी लहर में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा 71 सीटों पर जीत दर्ज की। मोदी लहर में बीजेपी ने पहले चरण में 8 सीटों पर जीत दर्ज की। रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 4 सीटों पर 2014 में 2 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 आम चुनाव में बीजेपी का जनाधार सभी सीटों पर कम हुआ। ऐसे में इस बार आम चुनाव में 80 में से 80 सीट पर जीत दर्ज कराने का दावा कर रही बीजेपी के लिए पहला चरण का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में क्या है महत्वपूर्ण, यही है। और अगर अभी जो रिपोर्ट आप देख रहे थे उसमें कुल मिलाकर यही था कि जो 8 लोकसभा सीटें हैं पहले चरण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उनमें 2014 में बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी और उसके बाद ये जीत का अंतर 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख था। लेकिन अगर हम आंकड़े देख रहे हैं तो जो बीजेपी के पास इन 8 में केवल 3 सीटें थीं, उसके अलावा अगर आप देखें तो बीएसपी, वहाँ पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था। नगीना सीट बीएसपी एक भारी अंतर से जीतती है, रामपुर भारी अंतर से जीतती है गठबंधन, और एसटी हसन लगभग 1 लाख से जीतते हैं। बिजनौर सीट भी इसी तरीके से एक भारी अंतर से जीतती है। और मुजफ्फरनगर सीट जहां से केंद्रीय मंत्री बालियान हैं, वो सीट महज 6000 वोटों के अंतर से जीती गई थी। लेकिन आरएलडी तब इधर था, दूसरी पाले में इंडिया वाले गठबंधन, तब इंडिया गठबंधन बना नहीं था, सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन था। लेकिन इस बार आरएलडी एनडीए के पाले में है। कांग्रेस जरूर अलग लड़ी थी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, बीएसपी अलग लड़ रही है, अन्य दल अलग लड़ रहे हैं। तो ये समीकरण देखना होगा कि क्या समीकरण बैठता है। बीजेपी क्या 2014 का समीकरण दोहरा पाएगी कि नहीं दोहरा पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से गठबंधन है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 2014 का समीकरण दोहराने के लिए तभी वो 400 पार की बात वो कर रहे हैं। चुनावी मंथन में आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विश्लेषण हम करेंगे और हमारे साथ मेहमान हैं, सारे मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। आशीष यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अनिल रॉयल वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। किसान नेता चौधरी कंवरपाल को हमने जोड़ा है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद चौधरी साहब आपका। वास्तव में जो गुणागणित बहुत ही उलझा और गजब का दिख रहा है। मंथन की शुरुआत आशीष यादव से करते हैं। आशीष यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपके पास ही आ रहे हैं। जो सीटें हैं पहले चरण में वो आपके आसपास की हैं, मुजफ्फरनगर है, नगीना है, बिजनौर है, इस तरह की कैराना है। तो ये सीटें आपके आसपास की हैं और आप मुजफ्फरनगर में खुद ही बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो 8 में पिछली बार 5 सीटें बीजेपी ने गंवाई थी, जबकि 2014 में सारी की 8 सीटें उसने जीती थी। इस बार अगर जो समीकरण देखने को मिल रहा है वो क्या है, ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है। मुजफ्फरनगर में बालियान 6000 वोट के आसपास ही जीते थे,
तो जरा समीकरण आशीष जी बताइए, क्योंकि अब नामांकन हो चुके हैं, अब आज से केवल 17 दिन बचे हैं, 18वें दिन वोट पड़ जाएगा, चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। जरा एक एक सीट का जरा विश्लेषण बताइए आशीष यादव हमारे दर्शकों को। पहले मुजफ्फरनगर से शुरुआत करिए। दुर्गेश जी, जहां तक मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर का जहां तक सवाल है, यहाँ से भाजपा संजीव बालियान खड़े हुए हैं, जो 2 बार के यहाँ के लोकसभा के चुने जा चुके हैं और मंत्री रहे हैं दोनों बार भाजपा सरकार में। और सपा से हरेंद्र मलिक हैं, वो देखा जाए तो 5 बार पहले भी जो है संसद भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और उसके साथ विधायक भी रहे हैं। और वर्तमान में उनके जो बेटे हैं पंकज मलिक, वो हमारे यहाँ से जो चरखावल विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधायक हैं। और बसपा से जो है दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस टाइम लोकदल और सपा का गठबंधन था, तो उस टाइम स्थिति कुछ और थी। देखा जाए तो ये जाट लाइन कहलाता है, जाट मतदाता जो है लोकदल के प्रति पूरे समर्पित रहते हैं। उसको देखते हुए इस बार जो है समाजवादी पार्टी जो हरेंद्र मलिक खड़े हैं, उन्होंने देखा जाए तो जाट है तो जाट बिरादरी से, लेकिन लोकदल का अब के उन्हें समर्थन नहीं है। लोकदल और भाजपा गठबंधन जो है संजीव बालियान है। संजीव बालियान अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो काफी मजबूत दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि पहले लोकदल का और सपा का गठबंधन होने के बावजूद भी जो है संजीव बालियान ही जीते थे। हाँ, और बीएसपी भी थी आशीष जी, बीएसपी भी साथ में थी, तब ये स्थिति थी। बिल्कुल सही कहा है। लेकिन स्थिति अब के बाद जो देखी जाए तो जैसे कि बसपा और सपा और भाजपा और बसपा और सपा जो है अलग अलग लड़ रही है और कांग्रेस साथ है। तो कांग्रेस का तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार है नहीं, कोई खास, मैं आपको बता दूं। और जहां तक देखा जाए हरेंद्र मलिक जो खड़े हैं, उनका अपना, जैसे कि लोकदल का नहीं है उन्हें, लेकिन जाट में मतदाताओं में काफी उनकी पकड़ है। और उसके अलावा जैसे कि बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को खड़ा किया है, तो प्रजापति बिरादरी के यहाँ बहुत वोट है काफी देखी जाए तो, और दलित वोट काफी है। तो उनमें अगर सेंध लगती हो लोग, अगर उनमें दारा सिंह प्रजापति सेंध लगा पाए तो उससे जो है भाजपा की मुश्किल जो है बढ़ सकती है अगर देखा जाए तो। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का है। और उसके अलावा जो है यहाँ ठाकुर बिरादरी जो है वो बहुत नाराज है। संगीत सिंह सोम जो सरदने से जब विधानसभा के चुनाव लड़े थे वो हार गए थे, उसको लेकर जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा ठीकरा जो है सांसद संजीव बालियान के सिर फोड़ा था, जो अब बिल्कुल मुखर है। देखा जाए तो बिल्कुल मुखर दिखाई दे रहे हैं। अब उस जो रूठे मेरे को मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं संजीव बालियान या भाजपा, उसे वापस ला पाते हैं नहीं पाते, ये तो आने वाली 18 दिन में दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो है भाजपा की भी राह इतनी आसान नहीं है मुजफ्फरनगर में, और सपा की, दोनों की देखी जाए तो दोनों की आमने सामने की टक्कर है। दुर्गेश जी। हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आशीष यादव बता रहे हैं कि काफ़ी मुकाबला मुजफ्फरनगर में बहुत ही ज़बरदस्त है, चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अनिल रॉयल की तरफ रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, इन 8 जो सीटें हैं पहले चरण में, उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव होगा लोकसभा का, 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। इन 8 सीटों में 5 पिछली बार सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन में चली गई थी। इस बार थोड़ा समीकरण बदला हुआ है, बसपा भी अलग लड़ रही है, सपा तो अलग ही है, कांग्रेस का वजूद नहीं है जैसा आशीष कह रहे हैं, और आरएलडी मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। क्या समीकरण देखते हैं आप? दुर्गेश जी, आवाज आ रही है हमारी ठीक? हाँ, खूब, बहुत अच्छी, बोलिए कृपया। दुर्गेश जी, इन 8 सीट में आप सहारनपुर से शुरुआत कीजिएगा। सहारनपुर में कांग्रेस की तरफ से कद्दावर नेता इमरान मसूद कैंडिडेट है, भाजपा ने राघव लखनपाल को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने माजिद अली को टिकट दिया है। वहां 2 मुस्लिम कद्दावर नेता हो गए हैं। यदि इमरान मसूद और उसमें मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ, जो संभावना की जा रही है, चूंकि इमरान अपने आप में मजबूत कैंडिडेट हैं और मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अधिकांश सीटों पर सपा गठबंधन के साथ है,
उस स्थिति में भाजपा के लिए वहां राह आसान हो सकती है। लेकिन उसके बाद आप कैराना आइए, कैराना में भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद को फिर मौका दिया, प्रदीप चौधरी जी को। सामने समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को दिया है। दोनों में चुनाव रोचक बन गया है क्योंकि बसपा ने वहां श्रीपाल राणा को टिकट दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी आशीष भी बता रहे थे, आरएलडी के गठबंधन में बीजेपी के साथ आने का जहां भाजपा को प्रत्यक्ष रूप से लाभ जाट मतदाताओं में दिखाई दे रहा था, वहीं भारतीय जनता पार्टी के आधार मतदाताओं में इसकी रिवर्स रिएक्शन हुई है। जो अभी जिक्र आशीष भी कर रहे थे, राजपूत मतदाताओं को पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 सांसद राजपूत हुआ करते थे, फिर बाद में 3 हो गए जब भाजपा के राज आया। 2014 में 2 राजपूतों को भाजपा ने टिकट दिया, एक गाजियाबाद से वीके सिंह को और सर्वेश कुमार सिंह को मुरादाबाद से। इस बार राजपूत समाज भाजपा का कट्टर वोटर है, वो चाहता था कि उसकी सीटें बढ़े, उसे 2 की जगह 3 या 4 सीट मिले, पर हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज की सीट घटाकर 1 कर दी है, जिसको लेकर राजपूत समाज में भाजपा को लेकर रिवर्स प्रतिक्रिया है। कल मुख्यमंत्री जी मुझे मेरठ की रैली में आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां मुख्यमंत्री जी ने संगीत सोम, यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता है, सुरेश राणा राजपूत समाज के कद्दावर नेता है, दोनों हार गए। वीके सिंह का सुरेश राणा भी टिकट मांग रहे थे सहारनपुर से, जैसा मुझे जानकारी है। सुरेश वही मैं आपको बता रहा हूं, सुरेश राणा का सहारनपुर से टिकट की बात थी, वीके सिंह की गाजियाबाद से तीसरी बार देने की बात थी। ठाकुर समाज का कहना है कि यदि उम्र आड़े आती है तो मोदी जी की उम्र वीके सिंह से ज्यादा है, उन पर लागू क्यों नहीं, हेमा मालिनी पर लागू क्यों नहीं, वीके सिंह पर लागू हुई। संगीत सोम के लिए मेरठ से टिकट की बात चल रही थी। ये फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बिगाड़ने वाले हो सकते हैं। दूसरी बात, मायावती जी ने इस बार जो टिकट बांटे हैं, वो ये लगता है कि अपरोक्ष रूप से मायावती जी इंडी गठबंधन के साथ है। कैराना में ठाकुर को ये कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं, जरा इसको स्पष्ट करते जाइएगा अनिल जी, आप बहुत ही पक्के हुए और वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसको जरा स्पष्ट करते जाइए, दर्शक समझते जाएं कि इंडिया गठबंधन को वो कैसे मदद कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर मायावती पे आरोप लगता है कि वो मोदी के साथ हैं, अंदर से भाजपा के साथ हैं। तो जरा ये भी स्पष्ट करते जाइए, क्योंकि ये एक अलग डायनेमिक्स आप बता रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कि मायावती इंडिया गठबंधन को मदद कर रही हैं। चुनाव से पहले ये चर्चा थी कि मायावती जी 9 तारीख को या 14 तारीख को घोषणा कर देंगी, इंडी गठबंधन से प्रधानमंत्री पद की कैंडिडेट घोषित हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कयास आपने भी देखा होगा, बहुत चल रहा था मीडिया में, सोशल मीडिया में। क्योंकि मायावती जी के खिलाफ ईडी, सीबीआई और 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने के बाद एक जिगरा हर एक का नहीं होता है कि पंगा ले सके और मौजूदा सरकार से पंगा ले सके, इसका जिगरा कम होता है। लेकिन जो टिकटों का बंटवारा हुआ, कैराना से राजपूत टिकट दिया गया, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि सजातीय वोटर राजपूत यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा तो वो निश्चित रूप से भाजपा को बड़ा डेंट करेगा। और सहारनपुर में मीर भोज को लेकर राजपूत समाज में, गुर्जर समाज में नाइतफाकी है। गुर्जर प्रदीप चौधरी साहब को फिर टिकट दिया गया, इसको लेकर भी राजपूत समाज में नाराजगी थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दुर्गेश जी एक नई चीज सुनने को मिली है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से सहारनपुर का ठाकुर भी, सैनी भी, कश्यप भी यह मांग कर रहा था कि प्रदीप चौधरी को, गुर्जर को ना दो, किसी राजपूत को दे दो, किसी कश्यप को दे दो, किसी सैनी को दो। एक नए ढंग का कॉम्बिनेशन था जो बसपा ने एक बना दिया है कि ठाकुर को, यदि श्रीपाल राणा बसपा के आधार वोटर के साथ ठाकुर मतदाताओं में लेंगे तो वहां भाजपा को डेंट पहुंचाएंगे। आपने अभी पिछले 2019 के चुनाव का चर्चा आती है बार बार कि वहां सपा बसपा गठबंधन था, बहुत बड़ा परिणाम नहीं दिखा पाए थे, 15 सीट कुल जीत पाए थे उसमें। और इस बार की स्थिति में अंतर है। 2019 का चुनाव आखिरी में पुलवामा, बालाकोट की स्ट्राइक ने चेंज किया था। दूसरी बात, मायावती जी के वोटरों ने समाजवादी पार्टी के वोटरों के पक्ष में मतदान नहीं किया था। अधिकांश सीटों पर परिणाम ये सिद्ध। मुजफ्फरनगर की सीट पर 6000 वोट से अजीत सिंह हारे थे उस समय की स्थिति में। और मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, जो विपक्ष के जिम्मेदार थे, जो अजीत सिंह जी का चुनाव लड़ा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा वित्त पोषित थे, वो मैनेज थे।
ऐसी घटनाएं थी और जिसकी वजह से चुनाव उस समय प्रतिकूलता। पर इस बार क्षत्रिय समाज में नाराजगी है, प्रजापति समाज का कैंडिडेट है। नहीं अनिल जी, अनिल जी, क्या जी। क्षत्रिय समाज की इतनी हैसियत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि वो समीकरण बदल सके क्या? मुझे तो नहीं लगता है। इस देश में क्षत्रियों को तो कहीं कोई गांठ नहीं रहा, पूरे देश में उनको तो कहीं हवाई पानी नहीं, उनको तो माना नहीं जा रहा है कि उनका वोट भी है। दुर्गेश जी, क्षत्रियों की स्थिति यह है कि संगीत सोम 2009 में समाजवादी पार्टी के चुनाव से टिकट पे चुनाव लड़े थे। यहां पर उनको क्षत्रियों की वोट ठीक ठाक मिली थी। अनुराधा चौधरी लोकदल और बीजेपी गठबंधन से हार गई थी कादिर राणा के सामने। क्षत्रियों की वोट, क्षत्रियों के यहां दुर्गेश जी सबसे बड़ी बात यह है कि क्षत्रिय अपने गांव में अन्य जातियों की वोट को भी मोटिवेट करा लेते हैं। क्षत्रिय गांव में 90% तक पोलिंग होता है, जो लगभग 70% भाजपा के पक्ष में होता है। वो उसमें अन्य बिरादरी भी है, क्षत्रिय मोटिवेट कर लेते हैं, ब्राह्मण मोटिवेट कर लेते हैं। ये जो फैक्टर है 50,000, 60,000, 40,000 जितनी वोट है, ये भाजपा को बड़ा डेंट करेगा। और परसों इसका एक प्रतीक मड करीमपुर गांव खतौली विधानसभा में दिखाई दिया, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। प्रजापति समाज एन ब्लॉक भाजपा का वोटर था, अपने प्रत्याशी को वोट दे रहा है, और दलित समाज मायावती जी को वापस एन ब्लॉक वोटिंग कर रहा है, जिसने 2022 में 2019 में भाजपा की प्रदेश और केंद्र में ये क्या किस घटना का जिक्र कर रहे हैं अनिल रॉयल? किस घटना का जिक्र कर रहे हैं? अभी आप जरा समझाइए क्या घटना है। विधानसभा का एक गांव मड करीमपुर गांव है, जिसमें संजीव बालियान साहब वहां गए थे। वहां वो शुद्ध रूप से ठाकुर गांव है और भारतीय जनता पार्टी का 99% वोटिंग वाला गांव है, गढ़ है बहुत मजबूत। लेकिन वहां गए संजीव बालियान साहब के विरोध में नारेबाजी हुई। हालत यही हुई कि संजीव बालियान साहब के साथ जो लोग थे, उनका और गांव वालों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ डंडे बजाए। गाड़ी संजीव बालियान साहब, विक्रम सैनी पूर्व विधायक और संजीव बालियान के काफिले की सारी गाड़ियां तोड़ दी गई, जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री जी जब मेरठ में आए थे प्रधानमंत्री जी की रैली में, उनके यहाँ बाकायदा पंचायत हुई, जिसमें संगीत सोम, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान और सत्येंद्र सिसोदिया मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल थे। वो एक बड़ी घटना है भारतीय जनता। ठीक है, मैं आऊंगा अनिल रॉयल में आता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी रोचक जानकारी। हमारे साथ किसान नेता चौधरी कंवरपाल जुड़े हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं आऊंगा अनिल रॉयल, बड़ी रोचक जानकारी आपने दी है। ये हालांकि सोशल मीडिया पर है, ये भी कहा गया है कि मंत्री जी को भी दौड़ाया है वहां के लोगों ने। अब पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, लेकिन मंत्री जी भी दौड़ाए गए हैं उस गांव में। अब दौड़ाए तो गए हैं, दौड़ाया जा सकता है, दौड़ाना कोई खराब बात नहीं है। चौधरी कंवरपाल सिंह, अनिल रॉयल ने बिल्कुल जो मेरे दिमाग में तस्वीर थी कि वहां जो इंडिया गठबंधन है बहुत ही कमजोर स्थिति में है। इस बार तो बिल्कुल लग रहा कि 1 सीट 2 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो समीकरण अनिल रॉयल बता रहे हैं, इसमें तो मुझे लग रहा है कि नुकसान काफी एनडीए को भी वहां नुकसान काफी नजर आ रहा है। और सीट दर सीट वहां, जैसे कैराना को ले लीजिए तो कैराना भी बड़ी मजबूती के साथ गठबंधन लड़ रहा है। सहारनपुर में जैसा ये कह रहे हैं कि हो सकता कि वहां 2 मुसलमानों जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में कहीं कोई उस तरह की चीजें हो जाएं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो किसान है, जो जाट है, क्या वो ये मान रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया? कल भारत रत्न प्रदान भी कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी थे चौधरी जयंत ने उनको लिया भारत रत्न को। तो क्या ये सब चीजें क्या बीजेपी को फेवर कर रही हैं? क्या ये मान रही हैं कि भाई जयंत चौधरी सर्वमान्य नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? क्या दुर्गेश जी, ये बात सच है कि आरएलडी का वोट जो है वो 95% एनडीए को जा रहा है। लेकिन कुछ परिस्थिति कैराना में मान लिया, जैसे बीजेपी का कैंडिडेट है और बीजेपी के ही उनसे कुछ नाराज है, यही हाल संजीव बालियान जी का है। उस वजह से वो बीजेपी वाले कितना वोट जितना उन्होंने 2019 में किया था उसमें से कितना वो इधर करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। हमारा वोटर आरएलडी का वोटर वो कहीं नहीं जा रहा, बल्कि और ज्यादा जुड़ रहा है। अब ये रही ठाकरों में
त्यागियों में और अन्य में थोड़ा थोड़ा जो विरोध है वो केवल कैंडिडेट का है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही वोट डालने की तारीख आएगी, 19 तारीख को वोट डालेंगे, वो मेरे विचार से सारे ठीक हो जाएंगे। कैराना भी जीतेंगे, और क्योंकि इलेक्शन जो है कैराना, सहारनपुर और आपका मुजफ्फरनगर, इनमें इलेक्शन है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, ना बिजनौर में है, ना आगे मुरादाबाद में है। इधर ये 3 सीट जो है इसमें मुस्लिम मुस्लिम जो है, यदि सहारनपुर में 25-30% भी डिवाइडेशन होता है तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतता है। लेकिन हमारा वोटर आरएलडी वाला जो किसान नेता को हमारा सर्वोच्च ये दिया है अवार्ड, इसकी वजह से और जयंत चौधरी जी की वजह से 95% वोट वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलेगा। अब इनमें ये बीजेपी जितना भी इनमें अपना मूवमेंट चला सकती है कितना उस, क्योंकि साइकिल पे खासकर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उस साइकिल पे मेरे विचार से मुझे नहीं लगता कि कोई साइकिल पे वोट डालने अरे को अब बहुत दिन हो तैयार है। गए चौधरी साहब, बहुत दिन हो गए। अब दंगे को याद दिला दिला के कब तक वोट लिया जाएगा और दिया जाएगा? अब भाई कब तक? अब हम देख रहे हैं सारे नेता दंगाई को याद दिलाते हैं, विधानसभा का चुनाव दंगा याद दिलाएंगे, लोकसभा का चुनाव दंगा याद दिलाएंगे। अब दंगे वाला गेम कब तक चलेगा? चाहे इधर वाले कर रहे हो चाहे उधर वाले कर रहे हो। एक ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो महेंद्र सिंह के पास जाएंगे और समझेंगे कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है, हकीकत क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ब्रेक से लौट आए हैं, चुनावी मंथन जारी है। सीधे रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह का। महेंद्र जी, पिछले अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखे, जहां पहला चरण है, तो देख रहे हैं हम कि नगीना सीट पर लगभग 2.25 लाख वोट से बीएसपी जीती थी, भयानक अंतर था। इसी तरीके से रामपुर में देखें तो करीब करीब आप देखें तो बहुत लंबा अंतर था, 1,09,000 से ज़्यादा में आजम खां जीते थे। मुरादाबाद में करीब 98,000 से एसटी हसन जीते थे। इसी तरीके से बिजनौर की बात करें तो 69,000 से वहाँ भी जीत हुई थी विपक्ष की। सहारनपुर सीट पर एक तरीके से बीजेपी को लंबी हार का सामना करना पड़ा था, बहुत लंबा अंतर वहाँ भी था। इस बार मुजफ्फरनगर सीट बहुत कम अंतर से विपक्ष हारा था वहाँ पर। ऐसे क्या समीकरण हैं? अगर देखा जाए मुरादाबाद में भी यही स्थिति रही है, पिछले बार भी कुंवर सर्वेश सिंह लड़े थे, इस बार भी वो लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जैसा कि चौधरी कंवरपाल कह रहे हैं कि आरएलडी का जो 95% वोट है और वो जाट और मुसलमानों में आरएलडी का अच्छा खासा, किसानों में बहुत अच्छा खासा असर है। तो क्या किसान इतनी ऐसी बिल्कुल ऐसी कौम है क्या, किसान बिल्कुल इस तरह की कौम है क्या कि भाई उसको एक दल कहे कि वो किसान मेरे वोटर हैं, वो उसका ठेकेदार बन जाए? ठीक है, बात ये दीगर है कि चौधरी चरण सिंह इस देश के सर्वोच्च किसान नेता हैं, उनको सम्मान दिया गया, इसके लिए हर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन गठबंधन से पहले तक चौधरी जयंत कह रहे थे कि भाई मैं चवन्नी वाला नेता नहीं हूँ, चवन्नी छाप नेता नहीं हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे। जिस समय किसानों पर लाठीचार्ज हुआ या हाथरस कांड हुआ, उस समय आपने भी देखा था किस तरह पुलिस लठिया रही थी और एक वो छुपे हुए थे दुकान में। जो लगातार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो और अचानक एक भारत रत्न से क्या पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा? वो भूल जाएगा कि पता चला 700 किसान मरे हैं, 3 वो कानून आए थे जिनको वापस लेना पड़ा, ये सब भूल जाएगा किसान, वोट नहीं डालेगा इस पर? क्या महेंद्र सिंह? दरअसल जयंत चौधरी ने एक अपने सर्वाइवल के लिए मोदी जी का हाथ थामा है। चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो हो सकता है वो केंद्र में मंत्री बने। तो मेन तो वजह यह है कि राज्य और केंद्र में सत्ता में भागीदारी मिल जाएगी, और ये आसान तरीका था। सड़क पे राज्य में पा गए हैं, राज्य में पा गए हैं वो। हाँ, राज्य में तो बनी गए। तो ये एक तात्कालिक और फ्यूचर की पॉलिटिक्स को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया।
अब रही बात कि जो किसान है, दरअसल आंदोलन तो किसान कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान, ऐसा देखा गया और सर्वे में भी आता है कि किसान बीजेपी को काफी हद तक सपोर्ट करते हैं, बावजूद इसके कि आंदोलन कर रहे थे। और ये वो खुल के भी मंच से कहते थे कि हमने आपको वोट दिया और हम ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो एक तो ये था। आरएलडी के बीजेपी के साथ यानी एनडीए गठबंधन के साथ जाने का असर ये होगा कि बीजेपी जो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर लग रही थी, इस बार वाकई कमजोर लग रही थी। अगर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ होते तो ये कुछ अलग ही तस्वीर यहाँ की होती। लेकिन अब दो फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे दुर्गेश जी। एक तो आरएलडी का जो बीजेपी के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाने से फायदा ये हुआ कि आरएलडी का एक तो परंपरागत वोट बैंक जाटों के साथ साथ ये ठाकुर वोट भी रहा है बहुत हद तक। बीच में थोड़ा नाराज हुआ था, लेकिन बहुत हद तक ठाकुर वोट परंपरागत तरीके से आरएलडी का वोटर रहा है और बीजेपी में भी गया हुआ है। तो एक तो ये होगा कि जो नाराजगी की अभी बात हो रही थी कि ठाकुर वोट नाराज है, दरअसल मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता है, तो वो वहां न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इस नाराजगी को वो दूर कर लेंगे। जाटों को मोदी जी और आरएलडी जयंत चौधरी ये दूर कर लेंगे। महेंद्र सिंह वो कैसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे? वो एक टिकट तो दिला नहीं पाए, कुंवर सर्वेश का टिकट छोड़ के वो एक भी टिकट नहीं दिला पाए। अब केवल वो मुख्यमंत्री हैं तो सारे ठाकुर जय जय करेंगे क्या? ये कि मैं सत्ता में हूं तो आप मेरी बात मानिए, वो मान जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जब तक मुलायम सिंह जिंदा थे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ठाकुर समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक वोटर रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, 13 यादव मिनिस्टर तो 11 ठाकुर मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में रहे। मैंने देखा मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में। संगीत सोम सपा के टिकट पे चुनाव लड़े हैं भाई। लेकिन ये लोग महेंद्र सिंह को बोलने दीजिए, अनिल जी बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए महेंद्र सिंह, बोलिए। ये दुर्गेश जी, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें फैक्टर थोड़े अलग हो जाते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत। और उसमें बीएसपी बड़ा रोल अदा कर रही है। ये जो सीटें जितनी हैं, इसमें जाटों जो मायावती की बिरादरी है वो बहुत बड़ी तादाद में है, और साथ में मुस्लिम वोटर्स में बीएसपी की अच्छी खासी पैठ है। समाजवादी पार्टी मान के चल रही सारे मुस्लिम उनके, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती को लोग पसंद करते हैं। मायावती को मुस्लिम मतदाता वोट देता है, भर भर के देता है। जैसा आप नगीना सीट बता रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके की सीट है वो। ऐसे ही जाटो, पूरे दलित आबादी में यहाँ 80% जाटो है, तो वो मुस्लिम वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो मायावती के पास जाए। इससे क्या होगा, जो इंडिया गठबंधन है वो कमजोर होता है, उसका वोट बढ़ जाता है। वहीं बीजेपी का वोट बढ़ नहीं रहा, इनका मुसलमान और दलित वोट बढ़ रहा है, एनडीए का बढ़ नहीं रहा है। और इसी इक्वेशन से यहां पर बीजेपी के लिए सीटें निकाल लेना थोड़ा आसान हो जा रहा है आरएलडी को अपनी तरफ ले आने पे। अगर ये आरएलडी अपनी तरफ नहीं होती इनकी तरफ, तो ज्यादा मुश्किल होती। और ये जो नाराजगी है, ये टिकट बंटवारे तक रहती है। जब वोट पड़ते हैं तो इनको बातें करके बड़े नेता जाके मिलके मना लेते हैं, तो ये नाराजगी बहुत हद तक वोटों में ट्रांसलेट नहीं हो पाती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और गुर्जर आबादी जिसको अब वो किधर जाए, एक बहुत बड़ा पेच है गुर्जर आबादी को, और बहुत बड़ी तादाद में है गुर्जर नेता यहाँ पर। अब वो थोड़ा सा बीच बीच में मोदी साहब से नाराज हो जाते हैं। अब वो किधर जाएंगे, वो बड़ा फैक्टर इस चुनाव में होने वाला है। नहीं, गुर्जर क्या आपको लग रहा है कि जैसे अभी अनिल रॉयल ने कहा कि ठाकुर नाराज है, जब घूम फिर कर हम डिबेट के इस चरण में आए हैं और फिर अनिल रॉयल के पास हम जा रहे हैं, तो आपने एक गुर्जर वाला मसला दे दिया कि अब इसको सुलझाओ, ये वाला गणित का पर्चा सुलझाओ दुर्गेश चौहान, अब पूरी डिबेट पे इसको समझो मसला क्या है ये। तो अब क्या गुर्जर किस तरीके से क्या गुणागणित, आप जरा दर्शकों को स्पष्ट समझाइए, क्योंकि आपने एक फुलझड़ी छोड़ दी। दरअसल गुर्जर और जाट एक हो नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल रहती है उनको एक साथ जाने का। और एक बड़ी ये है कि डोमिनेंस गुर्जर चाहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बने, लेकिन वो जाटों के मुकाबले वो डोमिनेंस बना नहीं पाते हैं। सहारनपुर से जहां उनकी स्टेट थी, कभी स्टेट हुआ करती थी गुर्जरों की, वो उस इलाके से लेकर के यहाँ नोएडा तक
वो एक डोमिनेंस चाहते हैं और एक वो चाहते हैं कि उनका एक अच्छे तरीके से हो प्रतिनिधित्व, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल है। मतलब तो गुर्जर वो हो नेताओं सकता को राजनीतिक भागीदारी जो मिलनी चाहिए थी उनको अभी भी तलाश है और वो उनकी तलाश पूरी नहीं हो पाई अभी तक, वो हो नहीं पा रही। तो वो हो सकता है, चूंकि जब बीजेपी की तरफ जाट मतदाता बहुत बड़ी तादाद में शिफ्ट होगा तो हो सकता है वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना कुछ ढूंढे, कुछ हो सकता है उधर की तरफ जाए, ये संभावना एक व्यक्त की जा सकती है। कमरपाल इससे सहमत नहीं, वो करे गुर्जर भी मेरे, जाट भी मेरे, किसान भी मेरा, दलित भी मेरा, विपक्ष का ठेंगा कुछ नहीं है। बोलिए चौधरी कमरपाल, बोलिए। क्योंकि जाट और गुर्जर पिछले इलेक्शनों से इकट्ठा हुए, एक हुए हैं, हर जगह एक हुए हैं। क्यों? और यहाँ पे देख लो खतौली उपचुनाव में सारा गुर्जर और जाट सारा इकट्ठा रहा, और इस बार गुर्जरों में जाटों में वो पहले चौधरी साहब वाली बात छोड़ दो, बहुत पुरानी थी, अब वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी नारायण सिंह जी के पौत्र लड़ रहे हैं आरएलडी से, और मदन भैया को खतौली में आशीष आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बोलिए चौधरी कमरपाल आरएलडी के भी नेता हैं, किसान नेता भी हैं, इसलिए वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे, बोलिए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ दुर्गेश जी कि जैसे अखिलेश ने 2022 में, मैं उस जैन जी को भी बताया था कि ऐसे ऐसे धोखा देके 40 से 35 आ जाएगी, 35 से 30 रह जाएंगे, उसमें अपने खड़े करेंगे। इस बार भी उन्होंने यही किया, 7 सीट में से 6 सीट अकबर फतेहपुर सीकरी भी उनको दे दो कांग्रेस को, और इसमें से 3-4 यहाँ तो दो मिली, और इस यहाँ वजह तो से 2 मिली। अखिलेश कह रहे हैं कि मैंने जीवन में पहली बार जाना कि 7 से 2 बड़ा होता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने पहली बार अंक गणित ही मेरा फेल हो गया, 7 से कह रहे 2 बड़ा होता है, ये मैंने पहली बार जाना। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, वो कह रहे जिसको जिसको हाथ रखा उसी ने उंगलियां मेरी जला दी, ये कह रहे हैं वो। अखिलेश यादव जी पश्चिम में टिकट बांट रहे हैं, हैंडपंप का चुनाव चिन्ह चाह रहे हैं, कैंडिडेट अपने चाह रहे हैं, फिर अपने जो सी सीट उनको लेनी थी, राज्यसभा भी तो दी है, कहीं राज्यसभा की हैसियत नहीं थी, दी राज्यसभा। और सारे दल करते हैं चौधरी साहब, सारे दल करते हैं, कांग्रेस के टिकट पर सपा के टिकट पर कांग्रेस, ये तो बहुत स्ट्रैटेजी, बड़ी मजबूत स्ट्रैटेजी होती। खैर अब तो वो स्थितियां रही नहीं। आशीष यादव कुछ बता रहे हैं खतौली का मसला, बोलिए आशीष यादव। हाँ, मैं बता दे कि गुज्जर और जाट एक हो गए। जहां तक खतौली का विधानसभा का चुनाव हुआ वहां मदन भैया गुज्जर थे, इस वजह से उन्हें गुज्जरों का वोट मिला, ना कि समाजवादी पार्टी की वजह से। अगर इस बात पे आप जाए कि गुज्जर और जाट एक हो गए, तो जाट अगर लोकदल के गया तो गुज्जर कैंडिडेट था, इसलिए उसे गुज्जरों की वोट मिली। और खतौली विधानसभा की जो सवाल है जहां तक, और रहा जिला गणित, अगर आप देखें इस बार भी तो हमारा वही कॉम्बिनेशन है ना, चौधरी चंदन चौहान को इसने टिकट दिया बिजनौर से, और बिजनौर सबसे आसान सीट है आज की तारीख में। आशीष बोलिए, आशीष। जो मार्जिन मुस्लिम बाहुल्य से मुस्लिम मतदाता बहुत है, मुस्लिम वोट बहुत नाराज है जब से चंदन सिंह चौहान और लोकदल का भाजपा गठबंधन हुआ। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल कि बहुत आसान है। बिजनौर सीट भी इसी तरह उलझी हुई है, जिस तरह दीपक सैनी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, सैनी बिरादरी बहुत है वहां, ऐसा नहीं कि सैनी बिरादरी का बाहुल्य क्षेत्र है। उसके अलावा आप देखने को आप मिलोगे मुस्लिम और सैनी भी अगर मिल जाए तो वहां एक समीकरण बिगाड़ सकता है बहुत बड़ा। लेकिन आशीष जी महेंद्र सिंह तो कह रहे हैं कि मायावती को बहुत सारा मुसलमान मिल जाएगा। क्या मुसलमान अभी तक ये समझ नहीं पाया कि मायावती किसकी मदद कर रही है? ज्यादातर बीजेपी का। आशीष यादव, चौधरी साहब मैं रोक रहा हूं माफी के साथ में, जरा आशीष की बात आने दीजिए, बोलिए आशीष। पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव की जहां तक बात रहा है, सपा बसपा जो मिलकर लड़ी थी उसमें सपा का वोट तो बसपा को ट्रांसफर हुआ था, लेकिन बसपा का वोट जो है वो सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो भाजपा को ट्रांसफर हुआ था, जिसका नुकसान सीधा अखिलेश यादव को हुआ था। अब इस बार जो है मायावती ने अपना कैंडिडेट खड़े करे हैं, जो बसपा का वोट भाजपा को जो ट्रांसफर हुआ था वो आपके ट्रांसफर नहीं होना है, वो बसपा का वोट बसपा को ही जाना है। हाँ ठीक बात है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये। तो ये नुकसान बहुत भाजपा को होना है, ये नुकसान। हाँ ठीक है मैं अनिल रॉयल के पास, चौधरी कमरपाल आऊंगा आपके पास। अनिल रॉयल,
आशीष यादव बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इशारा कर रहे हैं। महेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई हर सीट पर मायावती ने जिस तरीके से टैक्टिकल उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो वही उनकी पुरानी छवि उभर रही है कि भाई मुसलमानों का वोट काटेंगी, बसपा मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय है, वो वोट काटेंगे तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का वोट कटेगा, फायदा भाजपा को होगा। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो जाटव छोड़ के चूंकि वो इंटैक्ट है मायावती के साथ में, बाकी सारा दलित तो बीजेपी के खाते में चला गया। अब जो दलित वोटर है बहुत सारा पिछली बार बीजेपी ने अपनी तरफ घसीट लिया, और अगर वो जो खोया वोटर है, जो लुटा वोटर है, अगर उसमें 5-6% ही अगर मायावती ने दोबारा रिगेन कर लिया तो नुकसान किसका होगा? अनिल रॉयल। देखिए दुर्गेश जी, 2-3 सवाल है जो इस आपकी परिचर्चा में है, उनमें पहले बता दूं। महेंद्र जी का सवाल है गुर्जर पर। गुर्जर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले गुर्जर का और फिर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। सरदाना में वो अतुल प्रधान को देता है, खतौली में आके वो इसको चंदन को दिया था पहली बार, अब मदन भैया को दिया है। वही जब यहाँ आ जाता है तो भाजपा को देता है, सौमेंद्र को भाजपा को देता है। गुर्जर की पहली प्राथमिकता गुर्जर, दूसरी अपनी भारतीय जनता पार्टी। अब कंवरपाल जी के प्रश्न का उत्तर बता देता हूं। कंवरपाल जी ने बहुत प्यार से कहा है कि अखिलेश जी अपने सिंबल से चुनाव लड़ाते थे, और अपने अगर अखिलेश यादव ने चंदन चौहान को समाजवादी पार्टी के आदमी को आपके सिंबल पर चुनाव न लड़ाया था तो बिजनौर में आपके पास कैंडिडेट नहीं था जिसको चंदन को आप शोर शोर जीता हुआ बता रहे, यह समाजवादी पार्टी का था। कंवरपाल जी जो पुरकाजी, कंवरपाल जी मैं कह दूं, आपने अनिल को विधायक मंत्री बनाया है। अनिल भी समाजवादी पार्टी का नेता था जिसको अखिलेश यादव ने नलके के निशान से जिताया था। आपने 2 को प्रत्याशी बनाया है, 2 को फेस बनाया है, दोनों समाजवादी पार्टी के दिए हुए थे। रही बात आपने 7 सीट मांगी थी, 6 मांगी थी। मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर, हरेंद्र मलिक की सीट को लेकर विवाद हुआ था। हरेंद्र मलिक की सीट के बारे अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया था कि मुजफ्फरनगर की सीट इस गठबंधन में जयंत जी या चारू जी के लड़ने की चर्चाएं थी। अखिलेश यादव की जयंत जी से बात हुई, इकरा हसन का नाम अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने स्पष्ट कहा, मैं मोबाइल खोल के दिखा दूंगा, इकरा हसन का नाम जयंत जी ने प्रस्तुत किया था। हरेंद्र मलिक की सीट पर विवाद था, जयंत जी को अखिलेश यादव ने कहा था कि आपके परिवार का कोई लड़े तो आपकी सीट, नहीं तो हरेंद्र मलिक मजबूत कैंडिडेट है। जयंत जी ने यह कहा था हरेंद्र मलिक को मेरे पास भेज दीजिए। हरेंद्र मलिक जी की जयंत जी की नहीं बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है वो है। वो कैसे कह रहे चौधरी साहब, 1 मिनट। कंवरपाल जी ये बातें उन्होंने पीसी में भी कही थी। नहीं, अरे कंवरपाल जी बहुत दावे के साथ, मैं यही तो बताना चाह रहा। जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा कि ना तो हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी का था, 18 साल कांग्रेस में रहा, संजय चौहान जी आरएलडी से, संजय चौहान जी आरएलडी से थे। ये पुरानी बातें हैं, जरा अब समीकरण पे आ जाए। अब ठीक है, जो बीत गया है वो बात गई। अनिल रॉयल, जो बीत गया है वो बात गई, छोड़ो, लीव इट। अब ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 2 अंक बड़े हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 अंक बड़े हैं, 7 नहीं बड़े हैं, वो अपना उनमें चलने दीजिए। अब जरा इस पर आइए ना, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर आइए कि क्या जो समीकरण है, क्या मायावती जो वोट घसीटेंगे, अनिल रॉयल, अगर मायावती अपना काडर वोट वापस ले लेती हैं तो नुकसान किसका? सपा का, गठबंधन का, एनडीए का, किसका नुकसान? मायावती जी को 23% के लगभग वोट मिलता था, जो पिछले चुनाव में घटकर 12% आ गया, और वर्तमान में जब इसका चुनाव आया तो वो 1 सीट पर रह गई, वो भी उमाशंकर सिंह की सीट 2022 से। इस बार दलित को लगा कि मेरी लीडरशिप खत्म हो रही है, तो दलित इंटैक्ट हो गया बहन जी के साथ। बहन जी ने चाहे कैराना में ठाकुर को दिया हो, मुजफ्फरनगर में प्रजापति को दिया हो, बिजनौर में जाट को दिया हो, मेरठ में त्यागी को दिया हो, बागपत में बनिए को दिया हो, गाजियाबाद में ठाकुर को दिया हो, ये सारे टिकट बागपत में गुजर है, गुजर सॉरी, बंसल सॉरी, गुजर, ये सभी टिकट मायावती जी ने दिए हैं कि यदि ये मायावती साथ ये सजातीय वोट तोड़ेंगे तो ये सजातीय वोट 100% भाजपा का नुकसान है।
और मायावती जी के वोटरों ने भी पिछली बार 19 और 22 में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। यदि वो घर लौट गया तो निश्चित रूप से भाजपा के अच्छा, अनिल रॉयल बड़ी दिलचस्प बात है, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी विंडो में ऊपर नीचे हैं, महेंद्र सिंह और आप। एक जना कह रहे हैं कि इसमें इंडिया गठबंधन का नुकसान हो रहा है, और आप कह रहे हैं मायावती एनडीए का नुकसान कर रहे हैं। ये बात जरा समझा दीजिए भाई, दोनों लोग आपस में तय कर लीजिए मसला क्या है। महेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई मायावती इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस और जो उनका एलआई है, अखिलेश यादव का जो अलायंस है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। आप कह रहे हो कि मायावती एनडीए को नुकसान पहुंचा रही। प्रजापति मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति है। प्रजापति भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर है। ठाकुर भारतीय जनता अच्छा, वो आशीष यादव मुझे बता रहे थे कि जैसे प्रजापति को वोट मिला तो बुलडोजर चल गया, और वो और इंटेक्ट है कि भाई प्रजापतियों में बुलडोजर चल गया। आशीष यादव मुझे बता रहे थे कि उनकी संपत्तियों पर उनका घर गिरा दिया गया प्रजापति का मेरठ में। भारतीय दुर्गेश भाई एक बात छोड़ लेना, भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़े मतदाताओं में प्रतिकूल प्रतिक्रिया है, ग्राउंड पे जांच करा लीजिएगा। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सबसे सक्रिय सांसद हैं। 10 साल में जो संजीव बालियान ने विकास कराया उससे पहले किसी सांसद ने विकास नहीं कराया। संजीव बालियान सबसे सक्रिय रहे हैं, लेकिन आज उनको चाहे प्रजापति में हो, चाहे दलित में हो, चाहे ठाकुर में हो, चाहे गुर्जर में हो, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये सब आधार वोटर भारतीय जनता पार्टी का है। बचा क्या? पूरा तो वोटर आप निपटाए दे रहे हैं, आपके मुताबिक तो पूरा वोटर ही निपट गया। बचा क्या? बालियान को चुनाव लड़ना भी चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए बालियान के पास है क्या? बालियान के पास 2 बड़ी मिसाइल हैं, मोदी और योगी के नाम की, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के नाम की। 3 सेंटिमेंटल मिसाइल है जो भारतीय जनता पार्टी को आखिरी में वापस ला सकती हैं। आज की स्थिति में बालियान चिंतित है, लेकिन आज की स्थिति में, लेकिन आखिरी में जब मतदाता वोट डालने जाता है वो कहता है ठीक है प्रत्याशी खराब है पर मोदी अच्छा, योगी अच्छा, जो हमने 2022 के चुनाव में भी देखा है। लेकिन केवल मोदी योगी के चमत्कार के आधार पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन के भावनात्मक रोल पे आधार पर निर्णय हो सकता है। देखिए अब चौधरी साहब आपसे खुश हो गए, चौधरी साहब आपसे खुश हो गए। और अगर गठबंधन से पहले या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से पहले अगर बात करते तो चौधरी साहब ये कहते कि भैया मोदी योगी का कोई असर नहीं है। इसीलिए राजनीति पल पल रंग बदलती है और समीकरण और बयान भी पल पल बदलते हैं, यही राजनीति है। महेंद्र सिंह, अंत में खैर अनिल रॉयल भी आ गया कि नहीं चमत्कार तो होगा, बात आप ही की कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं कहा भाई मैंने दुर्गेश जी, हो सकता है। उनके पास 2 बड़े ट्रम्प कार्ड है, विपक्ष में उत्तर ट्रम्प कार्ड कोई नहीं है, केवल एक कह रहा हूं मैं। ठीक है महेंद्र सिंह रिएक्ट करिए। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें मायावती का जो हमारा एक फैक्टर है जिस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मायावती आप कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा पहुंचाएंगी, और अनिल रॉयल कह रहे हैं कि ना मायावती के जो टैक्टिकल जगह जगह से चीजें हैं वो आप देख लीजिए, वो भाजपा और उनके गठबंधन के लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। दरअसल मायावती का जो एक बहुत एक तरीके से कमिटेड वोटर है, वो उनकी जाति का वोटर है, वो तो खैर कहीं नहीं जाता, वो तो उन्हीं के पास रहता है। और जो मुसलमान मतदाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा दूसरी तरीके से वो रिएक्ट करता है। ये पहले तमाम जितनी मायावती जितने चुनाव अगर आप उनके कैंडिडेट को देखें तो उनका बिहेवियरल आपको पता चलेगा, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता है। और यही वजह है, अगर ये आप ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर क्या है जिस समीकरण को लेकर के, या कांग्रेस किसके भरोसे जीतने की सोच रही है, कॉम्बिनेशन में जो है वो कहीं ना कहीं कॉमन वोटर है मायावती और समाजवादी पार्टी का, मुसलमान। अब अगर मायावती कहीं भी थोड़ा बहुत डेंट करेंगे तो बीजेपी को कैसे करेंगे डेंट? बीजेपी को जो दलित महादलित वोटर है जिसमें से अगर मान लिया उनको राशन मिल रहा है फ्री में और मोदी की छवि उनको लग रही है कि हमारा घर चला रहे हैं, तो वो मोदी के पास जाएगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, जो मुसलमान कुछ 5-10% उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा चले जाते, वो तो मायावती नहीं जाने देंगी, वो मायावती की तरफ आएंगे। तो अंततः नुकसान किसको होगा? समाजवादी पार्टी को होगा। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा जो भरपाई आरएलडी से हो जाती, अगर आरएलडी इधर होती, जो मायावती उसको डेंट लगाती, तो वो भरपाई अब नहीं हो पा रही है।
तो पेच बस इतना है कि आरएलडी खिसक गई इंडिया गठबंधन से एनडीए के साथ, और जो एनडीए को नुकसान ज्यादा हो रहा था वो उसकी भरपाई आरएलडी कर देगी, और थोड़ी मायावती भरपाई कर दे रही हैं, क्योंकि मायावती मुसलमान वोटों को डेंट लगाएंगी, समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट नुकसान होगा उसका, और यही वजह है। ठीक है अनिल रॉयल, आप इस बात से सहमत हैं क्या? छोटा सा जवाब, जो महेंद्र सिंह कहने से सहमत हैं आप? अनिल रॉयल जी आप दुर्गेश जी दोबारा बताइए। महेंद्र सिंह की बात से आप सहमत हैं क्या कि आरएलडी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है आरएलडी, जिसके साथ सीटें उसी की? नहीं, देखिए 30-40% जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले बहुत दिन से इंटैक्ट था। ये भारतीय किसान यूनियन के रालोद के नेता भी मानेंगे कि जाट 30-40% भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत दिन से चला आ रहा था। 60% जाट, और 2014 में 10% जाट ही लोकदल के साथ रहा था। 2014 में एक विधायक छपरे जीता था, वो भी भाजपा में चला गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जयंत जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट के बाद मुसलमान के सबसे बड़े नेता बने थे। कांग्रेस को पहले नंबर पर मुसलमान प्राथमिकता से रख रहा था पश्चिम का, सेकंड नंबर पर जयंत जी को, और अखिलेश यादव तीसरे नंबर की चॉइस थे। नहीं अनिल रायल, मेरा एक सवाल है, ये किसकी बदौलत? विपक्ष की राजनीति करने की बदौलत ना, मोदी विरोधी राजनीति करने की बदौलत ना, कि मोदी के समर्थन में? अगर मोदी के समर्थन में होते तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नेता बन पाते। जी, 1 राज्यसभा, 9 विधायक केवल विपक्ष की राजनीति की वजह से मुस्लिम मतदाताओं के आधार पर हुए हैं। केवल जाट मतदाताओं के आधार पर 2014 का हसद प्राप्त हुआ था। 2014 में और 2000 तो उन्हें तो अब मुसलमानों को तो पता चल गया कि ये तो फायदा लेकर भाग गए। यस, जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, वो तो जगह जगह मुसलमानों को लगता कि भारतीय जनता पार्टी हमारी समर्थक नहीं है। उसका फायदा जो आप कह रहे हैं कि हमारे से फायदा अखिलेश को ज्यादा हुआ था। 8 MP, ये तो अनंत बहस है चौधरी साहब, ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये अनंत बहस है। मायावती अखिलेश के बीच अनंत बहस है, आपके और आरएलडी और बीजेपी के बीच अनंत बहस है, ये अनंत बहस। आशीष यादव, एक अंतिम सवाल है आपसे इस कार्यक्रम का, आप वहां लगातार ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, इन 8 सीटों में क्या पिछली बार वाली स्थिति रहेगी या एनडीए गठबंधन थोड़ा और बेहतर कर सकता है? अभी फिलहाल आज की स्थिति में, आगे क्या होगा पता नहीं। आशीष यादव, मतलब मैं बता दूं, एनडीए को, गठबंधन को जो है बहुत बड़ा टेंट है। ये कह रहा कि एनडीए की राह आसान है, बड़ी मुश्किल है। अभी 19 तारीख दूर है, लेकिन इतने आते आते कुछ समीकरण कुछ बदले। और जहां तक मायावती का डेंट देने का, मायावती इंडिया को कतई डेंट नहीं दे रही। मायावती का अगर कैंडिडेट कोई मुस्लिम खड़ा है तो वहां तो इंडिया गठबंधन को डेंट नुकसान हो सकता है, वहां तो नुकसान होता है। अगर वहां आपके मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया मायावती ने, तो वहां तो सीधा सीधा इंडिया को नुकसान हो रहा। उसके अलावा मायावती के जो भी कैंडिडेट जहां भी खड़े हो रहे, ब्राह्मण है, गुर्जर है, ठाकुर है, अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग लोकसभा में जो खड़े हुए, वो सीधा सीधा जो है एनडीए गठबंधन को नुकसान दे रहा है। दुर्गेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। आशीष यादव, चौधरी कमरपाल, महेंद्र सिंह और अनिल रॉयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सभी मेहमानों का बहुत आभार। करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन से जुड़ते हैं। माहौल चुनावी है, जबरदस्त अभियान, चाहे इंडिया वाला गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, लगातार प्रचार धुआंधार। पहले चरण की वोटिंग के बहुत कम दिन बचे हैं, 19 तारीख को इसी महीने वोटिंग है, आज 1 तारीख है। 1 तारीख अब पूरा दिन चला गया, तो कुल मिलाकर देखने वाली ये बात होगी। मुकाबला लेकिन बहुत दिलचस्प है। जो बात निकल कर आई हमारी इस चर्चा में, मंथन का सार यही है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है, इतना आसान नहीं है, बहुत तगड़ा मुकाबला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला चरण बहुत कुछ तय करेगा कि बाकी उत्तर प्रदेश में किस दल का, किस गठबंधन का वर्चस्व और दबदबा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।